दोस्तों ये वाकया है 10 अप्रैल 1912 का। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस शिप अपने टाइम का। ये अपने पहले सफर पर निकलता है। ये शिप साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था। इस शिप पर हर तरह के लोग सवार थे, मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट्स, एक्टर्स और वो इमिग्रेट्स जो अमेरिका जा रहे थे बेहतर जिंदगी की तलाश में। इस शिप का कमांड एक 62 साल के सीनियर कैप्टन एडविन जॉन स्मिथ के पास था। पैसेंजर्स, मीडिया और पब्लिक में टाइटैनिक को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी। ये ना सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा शिप था बल्कि 269 मीटर लंबा और 50 मीटर से भी ऊंचा था, और इसकी लग्जरी देखकर लोग हैरान रह जाते थे। उस वक्त इस शिप को बनाने में 7.5 मिलियन डॉलर्स लगे थे, जो आज के हिसाब से लगभग 400 मिलियन डॉलर्स बनते हैं। टाइटैनिक के अंदर की फैसिलिटीज और डेकोरेशन किसी 5 स्टार को होटल को भी पीछे छोड़ देती। वहां स्टेनिंग ग्लासेस मिरर्स, ऑर्नेट वुड पैनलिंग और ग्रैंड स्टेयर केसेस, हीटेड स्विमिंग पूल्स, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, जिम, स्क्वैश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट, 2 बार्बर शॉप्स और एक लाइब्रेरी भी मौजूद थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इस शिप को इतने सेफ्टी फीचर्स के साथ बनाया गया था कि लोग कहते थे ये शिप कभी नहीं डूब सकता। दुनिया में कोई ताकत इस शिप को डुबा नहीं सकती। इस शिप को बनाने वाली कंपनी का नाम था व्हाइट स्टार लाइन। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने तो पब्लिक के सामने आकर यह तक कह दिया था ये शिप अनसिंकेबल है, कभी ना डूबने वाला शिप। लेकिन शिप के रवाना होने के सिर्फ 2 ही दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को पहला आइस वार्निंग मिलता है। अटलांटिक ओशन जहां से टाइटैनिक गुजर रहा था वहां हर तरफ बर्फ के पहाड़ थे जिन्हें आइसबर्ग कहा जाता है। ये टाइटैनिक के लिए खतरा थे, लेकिन ऐसे वार्निंग मिलना अनयूजुअल बात नहीं थी। उस टाइम शिप एक दूसरे से रेडियो सिग्नल के जरिए कनेक्ट करती थी और अपने आसपास बर्फ के एरियाज की वार्निंग देती थी। इन वार्निंग के बाद टाइटैनिक ने अपने रूट को 2 दफा चेंज किया ताकि डेंजर से बचा जा सके, लेकिन स्पीड कम नहीं की गई शिप के द्वारा। शिप अपनी मंजिल की तरफ 21.5 नॉट यानी 40 किलोमीटर हॉवर की स्पीड से बढ़ता रहा। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को 7 और आइस वार्निंग आई, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू ने उन्हें इग्नोर कर दिया। टाइटैनिक ने अपनी स्पीड कम नहीं की और ऐसे ही धीरे धीरे दिन ढल गया, सूरज भी डूब गया और टेम्परेचर भी कम होने लगा। उस रात एक और खास बात थी, चांद नहीं निकला था, मतलब उस रात कोई मूनलाइट नहीं थी, तो विजिबिलिटी बहुत कम थी। इस शिप के ऊपर एक छोटी सी जगह होती है जिसे क्राउज नेस्ट कहते हैं। इसे लुक आउट पॉइंट भी कह सकते हो। यहाँ एक आदमी को बिठाया जाता है ताकि वो आगे के रास्ते पर नजर रख सके, कोई ऑब्स्टेकल ना हो। उस जगह पर ठंड इतनी ज्यादा होती है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं और आगे देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। रात के 11:39 पर एक आदमी जिसका नाम फ्रीडरिक फ्लैट था उस क्राउज नेस्ट में बैठा था और उसके सामने अचानक एक बहुत बड़ा आइसबर्ग आ गया था। उसने तुरंत 3 दफा घंटी बजाई ताकि नीचे वालों को अलर्ट किया जा सके। फिर इसने फोन उठाया और ब्रिज पर खड़े ऑफिसर्स को बताया सामने आइसबर्ग है, शिप को तुरंत घुमाया जाए। फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डॉक ने मैसेज सुना और तुरंत इंजन रूम को सिग्नल दिया कि शिप को तुरंत लेफ्ट साइड में घुमा दो, लेकिन अफसोस उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 पर टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा जाता है। The Titanic was a new breed of luxury liner. Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. बैकग्राउंड में बैंड बाजा बज रहा था, लोग नाच रहे थे बड़ी खुशी से, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन उस 1 मिनट ने सब कुछ बदल दिया। ये आइसबर्ग छोटा नहीं था, लगभग 200 बाय 400 फीट लंबा, एक फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा था और इतना ऊंचा कि क्राउज नेस्ट तक पहुंच रहा था। साइंटिस्ट के मुताबिक इस आइसबर्ग का वजन 1.5 मिलियन टन था। टाइटैनिक का फ्रंट राइट साइड जिसे बो कहा जाता है उस जगह से आइसबर्ग टकरा गया। अगर आप देखो तो शिप के फ्रंट का अपर पार्ट बो कहलाता है, पीछे का पार्ट सेटन और नीचे का प्रोट्रैडिंग पार्ट कील कहलाता है। सिर्फ 10 सेकंड तक टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराता रहा, लेकिन उस टकरार से बॉडी पर डेंट्स और छोटे छोटे होल्स बन गए। आप सोचोगे बर्फ लोहे को कैसे चीर सकती है? फ्रिज वाली बर्फ नहीं, लेकिन एक बर्फ का पहाड़ जिसका वजन लाखों टन हो वो मेटल को डैमेज कर सकता है। वैसे ही उस आइसबर्ग ने टाइटैनिक को मेटल को चीर दिया। क्लशियन के कुछ सेकंड बाद कैप्टन स्मिथ और उनके आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयू कार्लिन वहां आए डैमेज चेक करने। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने रियलाइज किया कि ये जहाज तो डूब जाएगा। वो दोनों शौक में पड़ गए। उन्हें समझ आ गया था कि टाइटैनिक डूबने वाला है। वो शिप जिसे दुनिया अनसिंकेबल कहती थी अब डूबने वाली थी। क्लशियन के कुछ मिनट बाद ही कैप्टन स्मिथ को समझ आ गया था कि हालात कंट्रोल में नहीं है।
20 मिनट बाद रात के 12 बजे कैप्टन ने रेडियो रूम में ऑर्डर दिया कि डिस्ट्रेस कॉल भेजा जाए, शायद आसपास कोई शिप सिग्नल पकड़ ले और मदद के लिए आ जाए। टाइटैनिक के सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स ने तुरंत सिग्नल भेजने शुरू कर दिए। एक के बाद एक डिस्ट्रेस कॉल भेजे गए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, बार बार सिग्नल भेजता रहा। 20 मिनट बाद रात के 12:20 पर एक शिप जवाब आया। उसका नाम था RMS क्राफ्टिया। उन्होंने सिग्नल रिसीव किया और टाइटैनिक के ऑपरेटर से कांटेक्ट किया। उन्होंने बताया कि वो तुरंत मदद के लिए निकल रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। क्राफ्टिया टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था। अगर वो अपनी फुल स्पीड में भी आता तो लगभग 3.5 घंटे लगते उसे पहुंचने में, लेकिन टाइटैनिक के पास इतना वक्त नहीं था। इस दौरान क्रू ने फ्लेयर्स और रॉकेट्स हवा में छोड़ना शुरू किए ताकि आसपास कोई और शिप देख ले, लेकिन अफसोस क्राफ्टिया के अलावा कोई और शिप सिग्नल नहीं समझ पाया। कैप्टन स्मिथ ने तुरंत लाइफ बोट का जरिए पैसेंजर को निकालने का ऑर्डर दिया। प्रोटोकॉल के मुताबिक पहले औरतों और बच्चों को प्रेफरेंस दी गई, लेकिन शिप के अंदर पैनिक नहीं था। लोग सोच रहे थे कि टाइटैनिक तो अनसिंकेबल है। कंपनी के एड्स में भी तो यही लिखा था। इसी वजह से जब पहला लाइफ बोट लॉन्च हुआ जिसमें 65 लोगों की कैपेसिटी थी, लेकिन उसमें सिर्फ 28 लोग भेजे गए। आधी लाइफ बोट खाली छोड़ दी गई, लेकिन वक्त के साथ पानी कंपार्टमेंट में बढ़ने लगा और टाइटैनिक टिल्ट होने लगा। जब लोगों को समझ आया कि शिप वाकई डूब सकता है तो दहशत मच गई। लोगों ने भागना शुरू कर दिया, कुछ लोग चिल्लाने लगे और लाइफ बोट के लिए लड़ना शुरू कर दिया। प्रॉब्लम यह थी कि टाइटैनिक में सिर्फ 20 लाइफ बोट थी, जिनमें सिर्फ 1200 लोग बैठ सकते थे, लेकिन शिप पर 2200 लोग सवार थे। रात के 2:05 पर लास्ट लाइफ बोट भी नीचे छोड़ी गई, लेकिन 1500 लोग अभी भी शिप पर थे। कुछ लोग नीचे लाइफ बोट छीनने की कोशिश कर रहे थे और कुछ लोग चुपचाप अपनी तकदीर कबूल करके बैठे थे। He was crying, praying, trying to get into the few lifeboats that were left. No, it was pretty sad at the end. आई विटनेस के मुताबिक रात के 2:20 पर टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट गया और धीरे धीरे समंदर में डूबने लगा। इस शिप को डूबने में सिर्फ 3 घंटे लगे। जिस शिप को दुनिया अनसिंकेबल कहती थी, वो सिर्फ 3 घंटे में समंदर के नीचे चली गई। यहीं से सबक मिलता है दोस्तों, इंसान चाहे कितनी भी ताकतवर टेक्नोलॉजी बना ले, कितनी भी इज्जत दौलत और फेम हासिल कर ले, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। टाइटैनिक के डिजाइनर ने फखर से कहा था, इवन गॉड हिमसेल्फ कैन नॉट सिंक दिस शिप। लेकिन उस रात एक छोटी सी आइसबर्ग ने दुनिया को याद दिलाया कि जब रब चाहता है तो बर्फ का एक टुकड़ा भी सब कुछ मिटा सकता है। ये सिर्फ टाइटैनिक की कहानी नहीं थी, ये एक पैगाम था कि इंसान चाहे जितना भी पावरफुल लगता हो, उसकी ताकत सिर्फ जब तक है जब तक रब चाहे। और अगर आपको ऐसे वाकयात पसंद है जो इंसान को हिलाकर रख देते हैं, तो मेरी एक वीडियो जरूर देखो, जापान अर्थक्वेक 7.6 मैग्नीट्यूड पर। वहां मैंने बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा अर्थक्वेक आखिर कैसे हुआ, और सबसे शॉकिंग बात, जापान ने इतनी बड़ी तबाही के बावजूद कैसे अपने आप को वापस खड़ा किया। और अगर आपको देखना है कि एक कौम मौत के मुंह से कैसे वापस आई, तो इधर क्लिक करके मेरी 7.6 मैग्नीट्यूड वाली वीडियो देख सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने का शुक्रिया दोस्तों।